किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, स्वागत है आपका स्वस्थ किसान में। मैं हूं अंजू सिंह। दोस्तों, इन दिनों प्रचंड गर्मी पड़ रही है। इस गर्मी में यदि कोई चलते चलते गिर पड़े, उसे दौरा पड़ने लगे, बेहोशी आने लगे, तो लोग घबराना शुरू कर देते हैं और ये जाहिर सी बात है। बेहोश व्यक्ति को होश में लाने के लिए कई तरह की कोशिशें की जाती हैं। बता दें कि तेज गर्मी मिर्गी के मरीजों के लिए और ख़तरनाक है और ये खतरा और बढ़ जाता है। मिर्गी यानी एपिलेप्सी एक प्रकार का मस्तिष्क विकार होता है, लेकिन मिर्गी के बारे में आज भी खास तौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में जानकारी बहुत कम है और भ्रांतियां बहुत ज़्यादा। फिर चाहे वो समाज और रिश्तेदारों का डर हो या फिर कुछ और, लोग इसे छिपाने की कोशिश करते हैं। कुछ तो इसे पिछले जन्म का फल और न जाने क्या क्या मानकर बैठ जाते हैं। बता दें कि ये कोई ऊपरी हवा का असर नहीं है, बल्कि एक दिमागी विकार है, दिमाग से जुड़ी हुई एक समस्या है और इसे इलाज से ठीक भी किया जा सकता है। बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस बीमारी को जानने की, समझने की, क्योंकि विशेषज्ञों के अनुसार जब किसी को मिर्गी आती है, दौरा पड़ता है, तब भी कुछ ऐसी ही चीज़ें की जाती है जो हमें नहीं करनी चाहिए, यानी जो भ्रांतियां हैं उनका प्रभाव दिखाई देता है। आज के कार्यक्रम में हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि मिर्गी के दौरे के दौरान क्या करना चाहिए। अगर ऐसा दौरा पड़ता है तो इसके पीछे वजह क्या हो सकती है और इसकी पहचान कैसे करें। दौरा पड़ने पर तत्काल हमें क्या क्या करना चाहिए, इन बातों पर हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। इन तमाम बातों को हम विशेषज्ञों से समझने का प्रयास भी करेंगे। तो आइए सबसे पहले आज के विषय पर हम डालते हैं नजर। तो आज का हमारा विषय है मस्तिष्क का आम विकार मिर्गी, अंधविश्वास न पाले, कारण, लक्षण और उपचार। यानी इसके कारण को समझे, इसके लक्षण को समझे और फिर उसके उपचार पर ध्यान दें। इसी के बारे में हम बहुत बारीकी से और करीबी से जानने का प्रयास करेंगे। अगर आपका कोई करीबी इस परेशानी से दो चार हो रहा है तो बेझिझक आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। आपके सवालों के जवाब के लिए आप हमारा नंबर नोट कर लें, यानी टोल फ्री नंबर, जो कि आपके लिए अगले 1 घंटे तक उपलब्ध रहेगा। 1800-113060, 1800-113060 टोल फ्री, यानी इस पर आपका कोई शुल्क नहीं लगेगा। तो आपकी समस्याओं के समाधान के लिए पूरे 1 घंटे तक हमारे साथ जाने माने विशेषज्ञ रहेंगे, जिनसे हम इस विषय पर और विस्तार से बातचीत करेंगे। तो मेहमानों से आपकी मुलाकात करवाएं, उनसे इस विषय को और बेहतर तरीके से समझें और साथ ही आपके सवालों को हम कार्यक्रम में शामिल करें। उससे पहले आज का जो विषय है उससे जुड़ी हमारी एक ज्ञानवर्धक रिपोर्ट देख लेते हैं। ये तो हम सभी जानते हैं कि हमारे मस्तिष्क से ही नियंत्रित और संचालित होती है हमारी सारी गतिविधियां। मस्तिष्क और कोशिकाओं के बीच चमकती हुई इस विद्युत तरंगों को आप गौर से देखिए। जी हाँ, मस्तिष्क का काम न्यूरॉन्स यानी तंत्रिका के सिग्नल पर निर्भर करता है। यह न केवल तेजी से स्मृतियां बनाता है, बल्कि हमारी याददाश्त को भी बनाए रखता है। इन्हीं तरंगों के कारण तो हम कोई काम कर पाते हैं, फिर चाहे वो कंप्यूटर पर दिमाग खपाने की बात हो या खेत खलियानों में शारीरिक श्रम करने की बात। पर जब कभी मस्तिष्क के अंदर विद्युत यानी करंट का प्रवाह बढ़ जाता है, तब व्यक्ति का संपर्क उसके आसपास के वातावरण से बिल्कुल टूट सा जाता है और कुछ मिनटों में ही उसे मिर्गी का दौरा पड़ जाता है। जी हाँ, मिर्गी यानी अपस्मार यानी एपिलेप्सी में जो कुछ होता है वो होता है अचानक और बहुत जल्द। दिमागी संतुलन के बिगड़ते ही मानो मस्तिष्क में थोड़ी देर के लिए ही सही बिजली का तूफान सा आ जाता है। सामान्य तौर पर पौधे की रुपाई गुड़ाई करते इस माली को तो देखिए, कितनी निश्चिंतता से काम कर रहा है ये। इसे जरा भी पता नहीं कि इसके दिमाग की तंत्रिका में कोई हलचल हो रही है।
और फिर देखते ही देखते ये माली उठता है और नर्वस सिस्टम के डिस्टर्ब होते ही इसे दौरे पड़ने लगते हैं। जी हाँ, बस यही है मिर्गी। इंडियन एपिलेप्सी एसोसिएशन के चौंकाने वाले आंकड़े बताते हैं कि भारत में मिर्गी के मरीजों की संख्या लगभग 2 करोड़ है, जबकि 70% आबादी केवल गांव में है। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी जहां कुछ लोग मिर्गी को ऊपरी साया वगैरह मानते हैं और बाबाओं के चक्कर काटते रहते हैं, तो कुछ लोग पीड़ित को जूता वगैरह सुहाने लगते हैं। बता दें, दोनों ही स्थिति मरीज के लिए काफी खतरनाक है। जी हाँ, आज के आधुनिक युग में मॉडर्न साइंस में इनका कोई स्थान नहीं है। एक बात याद रखिए, तेज बुखार या दिमाग पर जोर पड़ने से मिर्गी नहीं होती। अच्छे भले हंसते खाते खुश मिजाज इंसान को भी मिर्गी हो सकती है। मेहनत करने, थकने या फिर कमजोरी या दुबलेपन से भी मिर्गी नहीं होती। खाते पीते लोगों को भी हो सकती है, लेकिन इसके दौरे जानलेवा नहीं होते। हाँ, दौरे के दौरान गंभीर चोट लगने पर खतरनाक जरूर हो सकते हैं। गौरतलब है कि मिर्गी पीड़ित मरीज सफल और खुशहाल जिंदगी बिता सकता है। जी हाँ, क्योंकि वो न तो पागल होता है, न ही दिमागी रूप से कमजोर। वो न केवल शादी करने की योग्य होता है, बल्कि बच्चे को भी जन्म देने की पूर्ण क्षमता रखता है। इसलिए मानना ही होगा कि मिर्गी एक प्रकार का न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, न कि कोई ऊपरी हवा का असर और न ही कोई पागलपन। इसे इलाज से ठीक कराया जा सकता है। बस जरूरत है तो जागरूकता और जानकारी की, क्योंकि यह बीमारी अधिकतर पहली बार शुरू होती है बचपन या फिर कह लें किशोरावस्था में, जो बाद में समाप्त भी हो जाती है। लेकिन गर्भावस्था यानी प्रेगनेंसी के दौरान सही देखभाल करानी चाहिए। सही देखभाल से शिशुओं में इस बीमारी पर अंकुश लगाया जा सकता है। जी हाँ, हमारा मकसद आपको जागरूक बनाना है। इसलिए भ्रांतियां और अंधविश्वास से ऊपर उठकर जरूरत है जागरूकता की और भेदभाव से दूर सामाजिक सहयोग और समस्याओं के प्रति सकारात्मक सोच और नकारात्मक दृष्टिकोण को चुनौती देने की। राजेश मिश्र, दूरदर्शन किसान। तो आपने अभी एक ज्ञानवर्धक रिपोर्ट देखी जिसमें हमने आपको बताया कि ये कोई ऊपरी हवा नहीं है, कोई टोटका नहीं है, ना ही ये पागलपन है, बल्कि एक तरह का डिसऑर्डर है जिससे सही समय पर सही कदम उठाकर ठीक किया जा सकता है। आइए विशेषज्ञ से बात करते हैं। राजस्थान के सबसे बड़े मेडिकल कॉलेज सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज में न्यूरोलॉजी विभाग की HOD डॉक्टर भावना शर्मा जी हमारे साथ जुड़ रही हैं। डॉक्टर शर्मा, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्वस्थ किसान में। और जैसा कि अभी हमने रिपोर्ट दिखाई और इसमें बहुत सारी भ्रांतियों के बारे में भी हमने जिक्र किया कि किस तरह की भ्रांतियां हैं। लोग सोचते हैं ये किसी ने टोटका कर दिया है, कोई ऊपरी हवा का असर है, लेकिन जो इसकी जड़ है उसे हम नहीं समझ पाते हैं। अभी हमारे देश में मिर्गी एपिलेप्सी को लेकर किस तरह की स्थिति है, कितनी जागरूकता है या फिर कितना इस क्षेत्र में काम करने की आवश्यकता है? नमस्कार अंजू जी, सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। और मैं आपसे बताना चाहूंगी कि मिर्गी रोग प्राचीन काल से एक भ्रांतियों से घिरा हुआ रोग है। लोग ये मानते हैं कि जैसे ये ऊपरी हवा का असर है, कोई ये कहता है कि पिछले जन्म के पापों का असर है। और आपने देखा होगा कि कई बार दौरे भी पड़ते हैं तो लोग क्या करते हैं कि उस व्यक्ति को प्याज सुंघाएंगे, कंबल उड़ाएंगे, उसके मुंह में एक चम्मच डाल देंगे और उनको ये लगता है कि जैसे किसी अज्ञात शक्ति ने इनको जकड़ लिया है। तो इस तरीके से हम इस व्यक्ति को रिलीज कर सकते हैं और दौरे शुरू कर सकते हैं। परंतु मैं आपको बताना चाहूंगी कि मिर्गी कोई भी तरह का पापों का फल नहीं है, यह एक स्नायु विकार है। और जब भी ब्रेन के इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी बढ़ जाती है न्यूरॉन्स के अंदर, तो व्यक्ति के जैसे ब्रेन में इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी बढ़ी तो वो कहाँ परिलक्षित होगी, वो बॉडी की मसल्स को ट्विच करेगी। तो जब भी ब्रेन में इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी बढ़ती है, हमारी बॉडी की मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती है और व्यक्ति एक तरह से बिल्कुल टाइट हो जाता है, उसकी यूरिन निकल सकती है। तो ये सब क्यों होता है? क्योंकि ब्रेन के न्यूरॉन्स के अंदर हाइटेंड इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हो गई है। जी। और जैसे कि आप कह रही है कि गांव के अंदर अभी जागरूकता का अभाव है,
मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि एक टाइम ऐसा था जब हम ये मानते थे कि हाँ, गांवों के अंदर जागरूकता का बहुत अभाव है, परंतु मुझे लगता है कि अभी आधुनिक युग के अंदर ये जो सूचना है कि मिर्गी एक स्नायु विकार है, ये गांव गांव पहुंच रही है। और अभी इसी टाइम पे ये होता था कि ट्रीटमेंट गैप क्या होता है कि व्यक्ति को रोग हो लेकिन वो एप्रोप्रिएट डॉक्टर के पास नहीं पहुंचे, वो इंडिया में माना जाता था 73%। परंतु अभी हाल में 2 साल पहले एक स्टडी राजस्थान में की गई SMS मेडिकल कॉलेज से, और उसमें मैं बहुत इंपॉर्टेंट रोल में थी, और हम लोगों ने ये पाया कि जो ट्रीटमेंट गैप किसी टाइम पे 78% होता था, वो अब 26% है। इसका ये मतलब है कि दूर दराज गांवों के लोग भी अब न्यूरोलॉजिस्ट के पास पहुंचने लगे। तो मुझे लगता है कि ये जो भारत में न्यूरोलॉजिकल एसोसिएशन है, इंडियन एपिलेप्सी एसोसिएशन, इंडियन एपिलेप्सी सोसाइटी और सभी के कंबाइंड जागरूकता कार्यक्रमों के प्रभाव से मुझे लगता है स्थिति थोड़ी सुधर रही है। जी जी बिल्कुल, जैसा कि आपने बताया कि पहले से स्थिति बेहतर हो रही है। और देखिए, इस तरह के जो प्रोग्राम हम लेकर आते हैं स्वस्थ किसान में, जैसे आज हम इस समस्या के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसका मकसद भी यही है कि लोगों को जागरूक किया जाए और उन तक मेडिकल सेवाएं पहुंचे, जो स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं हैं उन तक पहुंच सके, और वो भी उन तक पहुंचे, क्योंकि जब तक आप जागरूक नहीं होंगे आप सही डॉक्टर के पास सही जगह नहीं पहुंच पाएंगे। तो आप पूरा कार्यक्रम हमारा बहुत ध्यान से देखिए। हमारे साथ जैसा कि डॉक्टर भावना जुड़ी हुई हैं राजस्थान से, और 2 विशेषज्ञ और जुड़ेंगे एम्स से, उनसे भी इस विषय के बारे में विस्तार से समझेंगे। भावना जी, क्योंकि आप तो राजस्थान से हैं, राजस्थान अपने रंग के लिए, अपने कल्चर के लिए जाना जाता है, लेकिन एक और बात है कि वो अपनी गर्मी के लिए भी जाना जाता है। और इस वक्त आप देख रहे हैं कि तापमान कितना ज़्यादा है, 45 पार हो रहा है, कहीं कहीं पर तापमान 50 का आंकड़ा भी छू रहा है। और कहते हैं कि जैसे जैसे ताप बढ़ता है, जब हम गर्मी को महसूस करते हैं, तो मिर्गी आने की आशंका भी बढ़ जाती है। अभी फिलहाल कैसी स्थिति है वहाँ? जी अंजू जी, आपने बहुत ही उपयुक्त सवाल पूछा है। पिछले 4 हफ्ते से राजस्थान में भीषण गर्मी पड़ रही है, और जयपुर जैसी जगह पे भी तापमान 46 के आसपास है। और ऑफ कोर्स जब भी गर्मी होती है, मुझे लगता है हमारी बॉडी के सभी अंग गर्मी से प्रभावित होते हैं, लेकिन जैसे कि ब्रेन एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, और ब्रेन ही हमारी बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। ब्रेन में एक अंग होता है हाइपोथैलेमस, उसमें कुछ ऑर्गन्स ऐसे होते हैं जो कि हमारी बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल करते हैं। आपने देखा होगा जब भी ज्यादा ठंड होती है तो हमारी बॉडी शिवरिंग करने लगती है, तो वो बीमारी नहीं होती है। हमारे ब्रेन में जो हाइपोथैलेमस है वो हमारे तापमान को बढ़ाने का एक प्रयास करता है। इसी प्रकार गर्मी होती है तो पसीने आने लगते हैं, तो वो भी हमारी बॉडी को ठंडा करने का ब्रेन का अपना एक तरीका होता है, मैकेनिज्म है रेगुलेट करने का। जी बिल्कुल, लेकिन एक लिमिट तक जब अपनी ब्रेन की कैपेसिटी ओवर हो जाती है और एम्बिएंट टेम्परेचर ज्यादा बढ़ जाता है, और उस एम्बिएंट टेम्परेचर या वातावरण के तापमान के ज्यादा बढ़ने से अगर हमारी बॉडी का कोर टेम्परेचर 104 डिग्री फ़ारेनहाइट या 40 डिग्री सेल्सियस अगर हो जाता है, तो हमारे बॉडी के अंदर तरह तरह की और ब्रेन के अंदर तरह तरह के सिम्टम्स होने लगते हैं। कॉमन सिम्टम्स की अगर अपन बात करते हैं, तो जैसे मैं आपको बताऊं, उल्टी आने जैसा लगना, कंफ्यूजन की अवस्था होना, चक्कर आना, मसल फटीग होना, कुछ भी करने की इच्छा नहीं होना, जो शायद इन दिनों हम सब फील कर रहे होंगे, बिकॉज गर्मी इतनी है कि ये कॉमन सिम्टम्स सभी फील करते हैं, सबके साथ हो रहे हैं। बिल्कुल यस। और किसी किसी का ब्रेन ससेप्टेबल ज्यादा होता है, तो उसको जैसे लाइक कोई एपिलेप्टिक है, अगर वो दोपहर की गर्मी में बाहर निकल रहा है तो उसका ब्रेन उस चीज को कोप अप नहीं कर सकता और उसको दौरे पड़ सकते हैं। इसी प्रकार अगर किसी व्यक्ति को हीट स्ट्रोक या लू लग जाती है, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति डिसओरिएंटेड होने लगता है, कंफ्यूजन होने लगता है, और उसको कंटिन्यूस दौरे की अवस्था हो सकती है, जिसको हम लोग कहते हैं स्टेटस एपिलेप्टिकस। जी जी बहुत ही गंभीर अवस्था। बिल्कुल डॉक्टर भावना, जैसे कि आपने बताया कि देखिए जो तापमान बढ़ता है और जब असामान्य तौर पर तापमान बढ़ रहा है, हाफ सेंचुरी तक तापमान इस समय हम देख रहे हैं पूरा कर रहा है, तो यहाँ सिर्फ उन लोगों के लिए सलाह नहीं है जिनको मिर्गी की समस्या है, बल्कि हर किसी को, हर व्यक्ति पर इसका प्रभाव है, उन्हें भी सतर्क रहने की आवश्यकता है। और जिसे इस तरह के दौरे आने की समस्या, उन्हें थोड़ा और सचेत हो जाने की ज़रूरत है। तो इस पर मैं और विस्तार से बात करूंगी। डॉक्टर भावना, एक कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, नंद स्वरूप जी हैं, जिन्होंने उत्तर प्रदेश के बाराबंकी से फ़ोन किया है। इनका सवाल ले लेते हैं। नंद स्वरूप मिश्रा जी, स्वागत है आपका स्वस्थ किसान में। बताएं क्या प्रश्न है। मरीज होते हैं तो इसको कौन कौन सी चीजें किनारे नहीं जाना चाहिए?
जल में नहाना, नदी में नहाना, आग के किनारे जाना या गाड़ी चलाना या हाईवे पे चलना या ट्रेन पे अकेले चलना, ये सब के अलावा और कौन कौन से अवैध इनको करना चाहिए? बहुत अच्छा सवाल है नंद स्वरूप जी, इस पर भी हम आगे आते हैं, लेकिन क्योंकि आपका सवाल आ गया तो चलिए इस पर भी हम चर्चा कर लेते हैं। डॉक्टर भावना, जैसे कि हमारे दर्शक हैं नंद स्वरूप जी, और इनका भी ये कहना है कि अगर किसी को मिर्गी आने की समस्या है तो क्या वो आम व्यक्ति जैसा जीवन जी सकता है? क्या वो सभी कार्य कर सकता है जिससे, ये मान लीजिए जिससे दौरे नहीं आते, जैसे उन्होंने कहा ड्राइविंग करना या फिर ऐसे कामों, ऐसा जॉब प्रोफाइल जहाँ पर आपको फिजिकली बहुत ज़्यादा अलर्ट रहने की आवश्यकता है, मेंटली भी फिजिकली भी, किसी तरह की क्या सावधानी उन्हें खास तौर पर बरतने की आवश्यकता होती है? जी नमस्ते नंद किशोर जी, आपका सवाल बहुत ही उपयुक्त लगता है। एक्चुअली जिस भी व्यक्ति को दौरे की समस्या होती है वो एक सामान्य आदमी की तरह जीवन जरूर जी सकता है। ऑफ कोर्स कुछ सावधानियां रखने की बहुत जरूरत है। जैसे सपोज करिए कि अगर किसी व्यक्ति को दौरा आया है, उसके तुरंत बाद अगर वो ड्राइविंग की सोचता है तो वो नहीं कर सकता। लेकिन अगर कोई व्यक्ति जो दौरे का मरीज है और 6 महीने तक उसको कोई भी दौरा नहीं आया, ऐसी स्थिति में वो ड्राइविंग भी कर सकता है और वो और भी कई काम कर सकता है। लेकिन जिन कामों में रिस्क का सामना करना पड़ता है, सपोज करिए कि आप गैस चूल्हे पे खाना बना रहे हैं, सपोज आप बाथरूम के अंदर दरवाजा बंद करके चले गए, तो वो स्थिति उन लोगों में नहीं होनी चाहिए जिनके दौरे कंट्रोल में नहीं है। अगर किसी व्यक्ति को 6 महीने तक दौरा नहीं आता तो वो बिल्कुल सामान्य आदमी की तरह सब कुछ कर सकता है। परंतु वो मरीज जिनको अक्सर दौरे आते हैं और 1, 2, 3 दवाइयों पे भी नियंत्रण में नहीं है, उनको कुछ कामों की सावधानी बरतनी चाहिए, जिनका मैं निम्नलिखित आपको विवरण देती हूँ। सबसे पहले तो अगर ऐसा व्यक्ति गैस चूल्हे पे काम करे तो वो आसपास अगर कोई व्यक्ति हो तो ही करे और कोशिश करे कि गैस चूल्हे पे काम ना करे। दूसरी बात, अगर बाथरूम जाते हैं तो अंदर से उसको लैच ना करे, स्विमिंग पूल, नदी, तालाब को अवॉइड करे। और अगर वो ड्राइविंग करता है तो अगर दौरे कंट्रोल है तो ड्राइविंग की दिक्कत नहीं है, पर अगर दौरे अनकंट्रोल है तो उसको ड्राइविंग नहीं करनी चाहिए, बल्कि रोड में भी साइड में ही चलना चाहिए, क्योंकि वो कभी किसी एक्सीडेंट का शिकार हो सकता है। तो इस तरह 2 तरह के मरीज होते हैं, एक जिनमें दौरे कंट्रोल है वो सब कुछ कर सकते हैं, और जिनमें पूर्ण रूप से कंट्रोल नहीं है उन्हें हर चीज करने की इजाजत है, परंतु कुछ शर्तों के साथ। जी बिल्कुल। और मैम, जैसे डॉक्टर भावना आपने कहा कि उन लोगों में जिनमें दौरे कंट्रोल हैं और जिनमें कंट्रोल नहीं है, तो यहाँ हम ये भी बात करेंगे आगे कि दौरे आपके कैसे कंट्रोल रहेंगे। ऐसे में आपको कैसे मेडिकेशंस का ध्यान रखना है, आपको अपनी दिनचर्या किस तरीके से करनी है ताकि आप भी उसी कैटेगरी में आए जो हर काम कर सके। विपिन है एक दर्शक हमारे साथ, मध्य प्रदेश के सागर से इन्होंने कॉल किया है। विपिन जी, स्वागत है आपका स्वस्थ किसान में, बताएं क्या प्रश्न है। जी नमस्ते मैम। नमस्कार मैम, मेरे 2 सवाल है। पहला सवाल मैं ये जानना चाह रहा था, हमारे एक मित्र हैं मैम और उनको लगभग 10 से 12 सालों से मिर्गी के दौरे आ रहे हैं और वो दवाई इलाज करा रहे हैं, लगभग 10-15 जगह उन्होंने दिखा लिया बड़े बड़े हॉस्पिटलों में। पर प्रॉब्लम मैम ये है कि दवाइयाँ कंटिन्यू खाते हैं तो 15 से 20 दिन में आता है और दवाइयाँ बंद कर दे तो लगभग 3 या 4 दिन में आने लगता है, लेकिन वो बंद नहीं हो रहे हैं। दवाइयाँ कहीं की भी खाएं 15 से 20 दिन में तो आएगा ही आएगा। तो इसमें क्या इलाज हो सकता है पूर्णतः, इसको कैसे ठीक है? दूसरा सवाल मैम ये था कि क्या अगर मिर्गी के दौरे बंद नहीं हो रहे हैं, लगातार आ रहे हैं, तो क्या कोई मेंटली डिस्टर्ब भी हो सकता है आगे चल के? ठीक है, बहुत अच्छे प्रश्न है जी। हाँ, पहले मैं आपके सवाल नंबर 1 का जवाब देना चाहूंगी। असल में एपिलेप्सी की मेडिसिन से 70% लोगों के दौरे तो एक दवा से भी नियंत्रित हो जाते हैं, परंतु जो बाकी 30% होते हैं उनको 2 या 3 दवाइयों से भी दौरे कंट्रोल नहीं आते। तो ऐसे में जरूरत सबसे पहले इस बात की है कि हर एक व्यक्ति को जो दौरा आता है वो अलग प्रकार का होता है। कई बार ये भी हम देखते हैं कि दौरे तनाव से भी आते हैं, तो हमें इस बात को आइडेंटिफाई करने की बहुत जरूरत है कि आपके मिर्गी के प्रकार क्या है। हर प्रकार की मिर्गी की दवाइयाँ स्पेसिफिक होती है और हमें ये देखने की जरूरत है कि अमुक मरीज को उपयुक्त मिर्गी के अंदर सही दवाई चल रही है उस पर्टिकुलर दौरे के अकॉर्डिंग। डॉक्टर भावना यहाँ पर मेरा भी बीच में एक सवाल है, क्योंकि विपिन जी अपने दोस्त को लेकर, मित्र को लेकर काफ़ी, मुझे लगता है काफ़ी परेशान है और उनका ये भी कहना था कि उन्होंने बहुत जगह इलाज कराया। तो ये भी बताएं कि क्या वाकई में बहुत जगह इलाज कराने की आवश्यकता होती है? कैसे समझे कि एक जो मरीज के लिए भी समझ पाना या इसके बारे में भी चयन करना बहुत चुनौतीपूर्ण होता है कि कहाँ उसको सही इलाज मिल रहा है? जी, मुझे लगता है किसी भी न्यूरोलॉजिस्ट से इलाज कराना सबसे श्रेष्ठ होगा
अक्सर हम देखते हैं कि किसी को दौरा आता है तो सबसे पहले वो अपने निकट के डॉक्टर को तलाश करता है, उसके बाद वो किसी फिजिशियन के पास पहुंचता है और 2-4 डॉक्टरों से, आयुर्वेद डॉक्टरों से मिलने के बाद अल्टीमेटली वो किसी न्यूरोलॉजिस्ट के पास पहुंचता है। तो जरूर इस बात की है कि अगर आपको दौरे की समस्या है तो उसके लिए आप एप्रोप्रिएट न्यूरोलॉजिस्ट के पास कंसल्ट करिए, ताकि वो ये आइडेंटिफाई करे कि जो आपके दौरे हैं कहीं तनाव के दौरे तो नहीं है, जिनमें अक्सर कितनी भी दवाई ले लो दौरे नियंत्रण में नहीं आते, क्योंकि उसके लिए दवाइयां दूसरी होती है। और अगर दौरे तो किस प्रकार के दौरे हैं, क्योंकि हर प्रकार के दौरे की दवा निश्चित होती है। एप्रोप्रिएटली दौरों के प्रकार को आइडेंटिफाई करना और उसके लिए उसी के लिए स्पेसिफिक मेडिसिन को देना आवश्यक है। इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि अक्सर हम लोग ये देखते हैं कि जिसको एपिलेप्टिक सीजर्स होते हैं वो लोग दवाइयां कई बार बीच में मिस कर जाते हैं। और सबसे बड़ा इशू इस बात का है कि अगर आपकी मेडिसिन के लिए कंप्लायंस अगर प्रॉपर नहीं है तो भले ही आप 1, 2, 3, 4 नंबर ऑफ ड्रग्स कितनी भी हो, पर आपको कंप्लायंट रहना पड़ता है। जो कंप्लायंट नहीं रहते, अक्सर डॉक्टर भी कई बार ये पूरी बात पूछ नहीं पाते और व्यक्ति एक दवा के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, तीसरी के बाद चौथी दवाई लेने पे मजबूर हो जाता है। तो मुझे लगता है कि विपिन जी को अपने मरीज को लेकर किसी भी उपयुक्त न्यूरोलॉजिस्ट के पास जरूर जाना चाहिए। जी, अच्छा, इनका दूसरा सवाल था, मैम उस पर हम जवाब लेंगे ब्रेक के बाद। दूसरा सवाल ये था कि क्या लगातार जिस तरीके से उनको दौरे आ रहे हैं तो क्या उनको कोई मेंटल हेल्थ से जुड़ा हुआ इशू हो सकता है? शायद वो ये जानना चाह रहे हैं क्या मेंटली वो अनस्टेबल हो सकते हैं या फिर और कोई समस्या भी आ सकती है। तो इस पर मैं बात करूंगी इस छोटे से ब्रेक के बाद। आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहें स्वस्थ किसान। आज हम बहुत महत्वपूर्ण विषय पर बात कर रहे हैं और क्योंकि देखिए तापमान बढ़ रहा है, गर्मी काफ़ी ज़्यादा है, ऐसे में इस विषय पर, इस समस्या पर बात करना और भी आवश्यक हो जाता है। आप कहीं मत जाइएगा, इस छोटे से ब्रेक के बाद लेंगे आपकी कॉल्स। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाएं, नंबर मिलाएं और कहें हेलो किसान। हेलो किसान, हेलो किसान, हेलो किसान। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं स्वस्थ किसान और आज के स्वस्थ किसान में हम बात कर रहे हैं मिर्गी की समस्या के बारे में कि क्या वाकई में बहुत बड़ी समस्या है, क्या इसके साथ आप एक अच्छा, स्वस्थ और सामान्य जीवन जी सकते हैं, और अगर कोई समस्या आ रही है तो ऐसे में कौन सी सावधानियां हैं जिसे बरतना बहुत आवश्यक है। इस पर विस्तार से बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान हैं डॉक्टर भावना शर्मा जी हैं, राजस्थान से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। भावना जी, जैसे कि हमारे एक दर्शक थे ब्रेक से पहले, विपिन थे सागर से, जिनका दूसरा सवाल ये था कि जिसे बहुत ज़्यादा बार बार दौरे आ रहे हैं, और उन्होंने जिक्र किया अपने दोस्त के बारे में कि हर चौथे पाँचवें दिन भी उनको दौरे आ जाते हैं। क्या वो व्यक्ति मेंटली अनस्टेबल हो सकता है या मस्तिष्क से जुड़े क्या और भी उसे विकार घेर सकते हैं? देखिए विपिन जी, अगर किसी को दौरे आते हैं तो इसका ये कतई मतलब नहीं है कि वो मानसिक रूप से विक्षिप्त हो सकता है। मानसिक रूप से विक्षिप्त होना एक अलग अवस्था है। हालांकि ये जरूर है कि अगर किसी व्यक्ति को अनकंट्रोल्ड सीजर्स आते हैं तो कई बार हम ये देखते हैं कि दौरे के बीच के पीरियड में, दौरे के बाद में डिस्टर्ब हो जाता है। लेकिन इसका ये कतई मायना नहीं है कि जिसको कंटिन्यूअस दौरे आते हैं उसके दिमाग के अंदर प्रॉब्लम होगी। जी जी जी। इसके अलावा भावना जी, अब यहाँ पर हम ये भी समझ लेते हैं कि दौरे हम किसे माने, किस तरह के संकेत होते हैं। क्या अचानक कोई व्यक्ति बेहोश हो जाता है, हाथ पैर उसके कट जाते हैं, कई बार हमने देखा कि दांत बहुत तेज से कटकटाने लगते हैं। किस अवस्था को मिर्गी में हम दौरा समझें, या फिर कई बार ज़्यादा गर्मी से, या फिर सामान्य रूप से कई बार लोगों को चक्कर आ जाते हैं या फिर इस तरह की समस्या होती है, तो किससे हम समझें कि ये दरअसल इस व्यक्ति को दौरा आया है? देखिए अंजू जी, मिर्गी कई प्रकार की होती है। एक सामान्य व्यक्ति यही मानता है कि मिर्गी का मतलब है कि बॉडी टाइट हो गई और यूरिन निकल गया, दांत कट गए और जीभ कट गई और व्यक्ति बिल्कुल बेहोश हो जाता है और थोड़ी देर में होश में आता है। इसको हम लोग टिपिकल सीजर कहते हैं, जनरलाइज टॉनिक क्लॉनिक कन्वर्जन। परंतु मैं दर्शकों की जानकारी के लिए बताना चाहूंगी कि दौरे हमेशा जनरलाइज टॉनिक क्लॉनिक ही नहीं होते। कई बार
किसी और तरह के दौरे भी हो सकते हैं, जैसे कि आंशिक दौरे। आंशिक दौरे में ये हो सकता है कि व्यक्ति का एक हाथ सडनली जर्क करने लग जाए, लेकिन उस समय पेशेंट बिल्कुल होश में हो। आंशिक दौरे वो भी हो सकते हैं जब थोड़ी देर के लिए आपको ये लगे कि व्यक्ति कहीं गुम हो गया है, जैसे वो एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में नहीं है और कुछ सेकंड बाद में दोबारा एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में हो जाता है। इसको हम लोग कहते हैं कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर। इसके अलावा कई बार ऐसा भी होता है कि बच्चों में हम ये देखते हैं कि स्कूल के अंदर कई दौरे आते हैं और बच्चों की आंखें अचानक से जोर से हिलने लगती है, उसको हम लोग कहते हैं एब्सेंट सीजर्स। कई बार हम लोग देखते हैं कि मॉर्निंग में उठने के बाद में जैसा वॉश बेसिन पे हाथ धोने के लिए गए, सडनली जब आपने आंखों के ऊपर पानी डाला तो एकदम से झटका आ गया, इसे हम कहते हैं मायोक्लोनिक जर्क। तो इस तरह से आंशिक और पूर्णतः दो तरह के दौरे होते हैं। आंशिक दौरे में व्यक्ति होश में रहता है जी। और जो कालिक दौरे होते हैं उसमें व्यक्ति बेहोश हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो दौरे बहुत है और उसको प्रॉपर्ली आइडेंटिफाई करने की जरूरत है। बिल्कुल, तो जैसा कि आपने बताया कि इसे प्रॉपर्ली आइडेंटिफाई करने की आवश्यकता है, यानी इसके लक्षणों को समझने की ज़रूरत है और सावधान रहने की भी। तो आइए अब जानते हैं कि मिर्गी आने पर किस तरह की सावधानी बरतने की ज़रूरत होती है और किस प्रकार आप जागरूक रहकर एक व्यक्ति की मदद भी कर सकते हैं। आइए देखते इस रिपोर्ट में। कई लोगों को आनुवांशिक या दिमाग में चोट लगने से मिर्गी की समस्या हो सकती है। इसे ब्रेन क्रॉनिक कहते हैं। ऐसी स्थिति में व्यक्ति का शरीर लड़खड़ाना, बेहोशी आना, गिर पड़ना या हाथ पांव में झटके लगने जैसे संकेत दिखते हैं। लेकिन अगर किसी को मिर्गी आ जाए तो सावधानी बरतकर मरीज को नुकसान होने से बचाया जा सकता है। वो कैसे? देखिए ऐसे। नंबर 1, मरीज को पेट के बल पर या करवट लिटा दें। इस दौरान मरीज का मुंह नीचे की तरफ होना चाहिए। नंबर 2, मिर्गी आने पर मरीज के मुंह में चम्मच या उंगली बिल्कुल न डालें, क्योंकि ऐसा करने से नुकसान हो सकता है। नंबर 3, आसपास से नुकीली चीजें हटा दे। यदि मरीज चश्मा लगा रखा है तो उसे निकाल दे, क्योंकि इससे मरीज को चोट लग सकती है। और नंबर 4, मिर्गी आने पर व्यक्ति को पकड़े नहीं, उसकी हरकतों को रोकने की भी कोशिश न करें। नंबर 5, पीड़ित व्यक्ति के सिर के नीचे कोई मुलायम चीज या तकिया रख दें ताकि शरीर पर चोट न लगे। और नंबर 6, मरीज के पास फ्रेश हवा आने दें। बेवजह भीड़ इकट्ठा ना करें, ऐसा होने से मरीज को सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। नंबर 7, मिर्गी आने पर मरीज को मुंह के जरिए हवा देने की बिल्कुल कोशिश न करें। नंबर 8, मरीज के साथ तब तक रहें जब तक दौरा अपने आप ठीक न हो जाए। नंबर 9, अगर दौरे के समय चोट लगती है तो गंभीर स्थिति में उसे नजदीकी अस्पताल ले जाएं। और नंबर 10, किसी बाबा, झाड़ फूक या फिर कोई अन्य आडंबर में बिल्कुल न पड़े। मिर्गी जागरूकता की एक रिपोर्ट, दूरदर्शन किसान। तो देखिए, ये आपने रिपोर्ट जिसमें हमने विशेष तौर पर जागरूकता की बात की, हमने आपको बताया कि कैसे आप सावधान रह सकते हैं और मरीज की मदद करने के लिए आवश्यक है कि हर व्यक्ति जागरूक हो और ये समझे कि ऐसी स्थिति में उसे क्या करना है। और दो और ख़ास मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं, आइए उनसे आपकी मुलाकात करवा देते हैं। हमारे साथ हैं देश के सबसे बड़े अस्पताल यानी एम्स दिल्ली से तंत्रिका विज्ञान विभाग की प्रोफेसर और प्रमुख डॉक्टर मंजरी त्रिपाठी जी, बहुत बहुत स्वागत है मैम कार्यक्रम में आपका। और साथ ही डॉक्टर पी शरद चंद्र, आप भी एम्स दिल्ली में न्यूरोसर्जरी विभाग में प्रोफेसर और यूनिट प्रमुख हैं, आपका भी सर बहुत बहुत स्वागत है। तो कई बिंदुओं पर हमने ब्रेक से पहले चर्चा की और डॉक्टर भावना जी ने कई सारी जानकारियां हमें दी। अब हम बात करते हैं कि ख़ास तौर पर वो अवस्था, मुझे लगता है जो महिलाएं देख रही हैं उनके मन में भी सवाल उठ रहा होगा कि ये तो हमने बता दिया कि अगर आपको लगातार दौरे नहीं आ रहे तो आप बहुत सारे ऐसे सब कार्य कर सकते हैं जिनको लेकर अक्सर आशंका रहती है, लेकिन क्या वो महिला जो बच्चे को जन्म देना चाहती है, जो संतान सुख के बारे में सोच रही है और उससे लगातार मिर्गी के दौरे आते हैं, क्या उसके लिए राह मुश्किल हो जाती है? क्या वो माँ बन सकती है या फिर इसके लिए कुछ विशेष सावधानियां बरतने की आवश्यकता है? इसके बारे में मैं मंजरी जी से बात करूंगी, लेकिन उससे पहले कॉलर है, आइए बात करते हैं उनसे। हेलो हेलो, आपकी आवाज़ ठीक से नहीं पहुंच पा रही है नितेश जी, फिर से बात अपना सवाल बताइए।
जी, मेरा नाम नीतीश मिश्रा, मैं नरसिंहपुर से बात कर रहा हूँ। जी, मेरा सवाल ये है मैम कि मिर्गी के सामान्य लक्षण क्या होते हैं? जो व्यक्ति अगर मिर्गी से ग्रस्त हो गया है, क्या उसके लिए कोई टेस्ट होता है या उसके सामान्य लक्षण क्या होते हैं? और जो व्यक्ति मिर्गी से ग्रस्त हो गया है, उसका इलाज कैसा हो चलता है और कितने दिन में वो ठीक हो जाता है? ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न है। क्या उसको कोई परहेज भी करना पड़ता है जो ग्रस्त है मिर्गी से? नितेश जी, काफ़ी अच्छा प्रश्न है। देखिए, बहुत ही बेसिक लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सवाल यही है। तो डॉक्टर चंद्रा क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? मैं चाहता हूँ डॉक्टर मंजरी आंसर कर ले, ये उनकी सब्जेक्ट है। जी, ये ऐसा है कि मिर्गी के लिए फर्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आंखों देखी। जिसने अटैक देखा है बेहोशी का, उसका डॉक्टर को रिपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा आजकल हर घर में स्मार्टफोन है, तो अगर बेहोशी हो रही है, उसकी शुरुआत से अंत तक अगर वीडियो बनाया जाए, उससे भी डॉक्टर को बहुत अंदाज हो जाएगा कि किस टाइप की मिर्गी है। हिस्ट्री बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा एक जांच होती है, बिना दर्द के जांच होती है, जिसको हम ईईजी बोलते हैं, और सीटी स्कैन और एमआरआई ब्रेन होता है। पर मुख्य कर जो आंखों देखी अटैक जिसने देखा है, वही अगर डॉक्टर के पास आए मरीज के साथ तो, और वो डिस्क्राइब करे कि क्या हुआ है अटैक में, तो साफ हो जाता है ये मिर्गी है या नहीं। जी जी, बिल्कुल। तो ये कुछ सिम्टम्स है, या फिर कहें ये एक तरह की चेक लिस्ट हम कहते हैं कि अगर आपको ऐसा लगता है कि इस तरह की समस्या हो रही है तो इन बातों को सुनिश्चित कर लें। सर, मैं आपसे समझना चाहूँगी, जैसे कि मिर्गी के बारे में कई सारी बातें हमने की, लेकिन अभी हमारे देश में कुल मिलाकर स्थिति क्या है? क्या हम उस भूत प्रेत के साये से बाहर निकले हैं? क्या अभी जो इलाज है या जागरूकता है उसमें लगता है कि काफ़ी स्थिति बदली है, लोगों की सोच बदली है? क्या वो दौर अब हम पार कर चुके हैं जब अगर किसी पुरुष को मिर्गी के दौरे आते हैं तो उसकी शादी नहीं होती थी, महिलाओं को आते हैं तो उसके लिए तो और भी बहुत बड़ी समस्या हो जाती थी? क्या लगता है कि अब हम उससे निकल आए हैं? जी, अगर आप मिर्गी देखें तो पूरे विश्व में करीबन 50 मिलियन लोग हैं जिसको मिर्गी की बीमारी है, और हमारे भारत में देखें तो करीबन 15 मिलियन लोग हैं जिनको मिर्गी की बीमारी हो सकती है। लेकिन सबसे बड़ी बात मिर्गी में ये है कि उसके साथ एक अंधविश्वास जुड़ा हुआ है, एक स्टिग्मा जुड़ा हुआ है। जैसे कि मान लीजिए अगर किसी को हार्ट अटैक हो गया तो लोग झिझकते नहीं है कि बोलने से कि मेरा हार्ट अटैक हुआ, मैंने ट्रीटमेंट लिया है। या टीबी की बीमारी भी ले लीजिए, आजकल उससे भी लोग जागरूक हो गए हैं। किसी को टीबी बीमारी है तो लोग आराम से टीबी की दवाइयाँ भी ले लेते हैं और बोलने से कोई हिचकते नहीं है। लेकिन जब भी किसी को मिर्गी होती है तो ये बोलने में हिचकते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि इसके बाद शायद लोग सोचेंगे कि इनको पागलपन की बीमारी है, या वो ये भी सोचते हैं कि इसके लड़की है तो इसकी शादी नहीं होगी, या मैं बोलना नहीं चाहिए, इसलिए इसको छुपा के रखते हैं। और इसको हम बोलते हैं ट्रीटमेंट गैप। सो ये ट्रीटमेंट गैप हमारे देश में नहीं, पूरे विश्व में काफ़ी ज़्यादा है, और ये ट्रीटमेंट गैप क्लोज करना ज़रूरी है। क्योंकि अगर देखें मिर्गी 75% ऑफ द केसेस में मेडिकल ट्रीटमेंट है, आराम से ड्रग से ट्रीटमेंट हो सकता है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे आती है क्योंकि लोग इसको बताते नहीं है कि हमारे पास मिर्गी है या हमारे घर में किसी को मिर्गी है, और ट्रीटमेंट भी टाइम पे शुरू नहीं करते हैं, किसी एक्सपर्ट डॉक्टर के भी नहीं दिखाते हैं। ये कारण है जिसके वजह से हमारे देश में इतना बड़ा ट्रीटमेंट गैप है, और इस गैप को क्लोज करना बहुत ज़रूरी है। जी बिल्कुल। तो ट्रीटमेंट गैप जो आपने बताया कि वही कि आप बीमारी को छिपा लेंगे तो इसका मतलब ये नहीं कि बीमारी होगी नहीं, और बीमारी छिपाकर आप सोचते हैं कि जीवन और बेहतर हो जाएगा, तो इससे और चीज़ें कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं। इसीलिए चीज़ों को एक्सेप्ट करना, उसका इलाज करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब बात करते एक दर्शक हैं, दमन शर्मा जी हैं, जिन्होंने मध्य प्रदेश से हमें कॉल किया है। जी बताएं सर, क्या सवाल है आपका? हेलो जी, मैं पूछना चाहता था कि जो मिर्गी का रोगी उसे खान पान में क्या दे सकते हैं? खान पान? जी ठीक है, तो क्या विशेष तरह की डाइट होनी चाहिए, आप ये जानना चाहते हैं? जी देखिए, मिर्गी में जो नॉर्मल खाना है वो खा सकते हैं, पर जब मिर्गी दवाइयों से ठीक नहीं हो रही है, जिसको हम बोलते हैं ड्रग रेजिस्टेंट एपिलेप्सी, अगर 2 दवाई दी हैं और दोनों दवाइयाँ फेल हो रही हैं, फिर भी मिर्गी आ रही है, उसमें ज़रूरी है कि मरीज़ रोज़ दवाई खा रहा हो बिना चूक किए, और फिर भी दौरे पड़ रहे हैं, तो हम उसको ड्रग रेजिस्टेंट एपिलेप्सी बोलते हैं। उस कंडीशन में स्पेशल डाइट्स होती हैं जिनमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बहुत कम होती है, 10% से भी कम। तो कार्बोहाइड्रेट ना के बराबर होता है, और प्रोटीन बहुत हाई होता है, और फैट भी बहुत हाई होता है। इसको बोलते हैं कीटोजेनिक डाइट, और इसका एक वेरिएशन है जो थोड़ा और
मतलब लेने में आसान होता है, जिसको हम बोलते हैं मॉडिफाइड एटकिंस डाइट। ये दोनों डाइट अच्छी होती हैं मिर्गी के लिए। अगर हम सिंपल वे में बोले तो मिर्गी के मरीज़ को कम कार्बोहाइड्रेट और ज़्यादा प्रोटीन और फैट खाना चाहिए ताकि मिर्गी कंट्रोल में रहे। जी, एक हमारे पास ईमेल आया है, जो हमारे एक दर्शक है उमेश उपाध्याय, इन्होंने बिहार से भेजा है, मैं पढ़ देती हूँ। ये कहते हैं कि इनकी उम्र 26 साल है, अक्सर उन्हें चक्कर आते हैं, ऐसा लगता है जैसे कि वो गिर जाएंगे, बॉडी में सेंसेशन भी रहता है, कहीं ये मिर्गी के लक्षण तो नहीं है। तो ये चक्कर आना, बॉडी में सेंसेशन होना, भावना जी ये क्या मिर्गी के लक्षण है, कैसे देखती हैं इन्हें आप? जी, मुझे लगता है सिंपल चक्कर आना या बॉडी में झंझनाहट आना कई बार एंजाइटी का भी सिम्टम्स हो सकते हैं, और ये जरूरी नहीं है कि मिर्गी हो। जैसे कि डॉक्टर मंत्री ने अभी बताया कि मिर्गी के तो एक्चुअली आंखों देखी जो होती है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। व्यक्ति बेहोश हुआ या कुछ, जैसे कि मैंने इंटरव्यू की शुरुआत में बताया था कि मिर्गी में अलग अलग तरह की मिर्गी होती है, उनके सिम्टम्स भी अलग अलग तरह के होते हैं। आंशिक दौरे होते हैं, पूर्णकालिक दौरे भी होते हैं, GTCS होते हैं, मायोक्लोनिक जर्क, एब्सेंस सीजर्स होते हैं, ऐसे कई प्रकार के दौरे होते हैं। सबकी एक सिम्टोमेटोलॉजी होती है, लेकिन सिर्फ बॉडी में झंझनाहट होना या थोड़ा आपको यूं लगना वो जरूरी नहीं है कि दौरा ही। जी बिल्कुल, और आगे मैं बात करूंगी कि आपके यहाँ पर किस तरह के प्रयास हो रहे हैं, क्योंकि एक ट्रीटमेंट गैप की भी बात हुई। यहाँ पर कई बार जागरूकता का अभाव भी रहता है और कई बार मेडिकल जो सेवाएं हैं उनके अभाव की वजह से भी ये समस्या होती है। तो क्या उसमें सुधार हो रहा है हमारे देश में, और ख़ासतौर पर जैसे कि आप राजस्थान से हैं तो वहाँ की स्थिति क्या है, उस पर मैं बात करूँगी। अब मैम, जैसे कि हम बात करते हैं कि जब बच्चा जन्म लेता है तो उसका रोना बहुत आवश्यक होता है, और कई बार हम अपने घर के बड़े बुजुर्गों को सुनते हैं कि बच्चे ने रोया नहीं और इस वजह से ये समस्या आ गई। तो क्या ये सही है, ऐसा होता है क्या? बिल्कुल, जो नवजात शिशु है उसकी जो डिलीवरी का समय है, उस समय अगर डिलीवरी में देरी हुई हो या थोड़ा कोई प्रॉब्लम हुई हो जिसकी वजह से जो नवजात शिशु जब पैदा होते हैं वो पहली चीज़ जो करते हैं वो रोते हैं जी, जिसकी वजह से फेफड़े जो है खुलते हैं और ब्रेन में ऑक्सीजन जाता है, फेफड़ों में ऑक्सीजन जाता है और ब्रेन में ऑक्सीजन जाता है। अगर बच्चा तुरंत पैदाइश के बाद रोएगा नहीं तो उसके ब्रेन में ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा, जिसकी वजह से ब्रेन में पर्टिकुलरली पीछे के हिस्सों में हाइपोक्सिक डैमेज या ऑक्सीजन की कमी से डैमेज होता है, जिसकी वजह से बहुत देर तक और बाद में भी दौरे आ सकते हैं। तो नवजात शिशु को भी दौरे आ सकते हैं और 6 साल बाद, 3 साल बाद, 10 साल बाद भी दौरे आ सकते हैं। तो ये एक प्रिवेंटेबल कारण है मिर्गी का, और इसी के लिए जरूरी है कि हर माँ जो है, गर्भवती माँ, सही अस्पताल में जाके जहाँ पे ऑब्स्टेट्रिशियन और नियोनेटोलॉजिस्ट दोनों डिलीवरी के टाइम हो, वहाँ पे यानी इंस्टीट्यूशन में ही अपना डिलीवरी कराएं। घर वाला जो पहले हमारा ट्रेडिशन था, हाँ, वो नहीं होना चाहिए। जी जी मैम, तो चलिए अगला जो मेरा सवाल है, जिसके बारे में मैंने शुरुआत में जिक्र किया था कि अगर किसी महिला को मिर्गी के दौरे आते हैं, और ये भी एक बड़ी वजह है जिसकी वजह से हमने देखा है कि दाम्पत्य जीवन में भी समस्याएं आ जाती हैं, घर परिवार में, और सोशली वो व्यक्ति काफ़ी अपने आप को दबा हुआ महसूस करता है। अगर किसी महिला को मिर्गी के दौरे आते हैं तो क्या उसके होने वाले बच्चे पर इसका प्रभाव होगा, या फिर क्या वो महिला एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दे सकती है? देखिए, पहली बात तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि जिनके घर में एक लड़की है जिसको दौरे पड़ रहे हैं, पहली एडवाइस हम देते हैं कि इन बच्चियों को प्लीज़ आप पढ़ाइए, लिखाइए और अपने पैरों पे खड़े होने दीजिए, दवाई दीजिए, दौरों को कंट्रोल करवाइए, डॉक्टर को दिखाइए, और या तो टीचर, या तो पार्लर, या तो बुटीक, लड़कियों के लिए कितने सारे काम हैं जो कर सकते हैं। तो पहले बच्चों को पढ़ा के उनको अपने पैरों पे खड़े होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आती है शादी। अब शादी अगर हो रही है तो इन लड़कियों जो दवाई खा रही हैं मिर्गी की, इनमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कि बच्चा नहीं होगा, या बच्चे अगर हुए तो उनको भी मिर्गी होगी। ये बहुत गलत धारणाएं हैं। लड़की शादी कर सकती है, उनके बच्चे हो सकते हैं, और ये जरूरी नहीं है कि बच्चे को दौरे जी। बट ये जरूरी है कि सही दवाई चलाई जाए। बहुत सारी दवाई हैं मिर्गी के लिए, उनमें से कई दवाइयां हैं जो प्रेगनेंसी
95 to 98% सेफ होती हैं उनमें। तो शादी के पहले और प्रेगनेंसी के पहले ही दवाइयों को हमको चेंज करना पड़ता है, सेफ दवाई देनी पड़ती है। उसके साथ एक विटामिन की गोली आती है, फोलिक एसिड, वो भी देना पड़ता है ताकि बच्चे को कोई परेशानी ना हो और नॉर्मल प्रेगनेंसी संभव है। ये बहुत ज़रूरी है जानना। पर उसके पहले लड़कियों को कृपया आप पढ़ा के अपने पैरों पे खड़ा करें। जी जी, ये बहुत अच्छा एक सोशल मैसेज भी है। और एक देखिए, जो बीमारी होती है वो सिर्फ आपके स्वास्थ्य से जुड़ी नहीं होती है, बल्कि साथ ही साथ इसके और भी कई तरह के आयाम होते हैं। जिस व्यक्ति को बीमार है या स्वस्थ नहीं है, उसे मानसिक रूप से भी और सुदृढ़ होने की आवश्यकता होती है, या फिर कहें उसकी मेंटल कंडीशनिंग जो है वो बहुत पॉजिटिव डायरेक्शन में होनी चाहिए। डॉक्टर शरद, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि क्या मिर्गी के दौरे आने की कोई उम्र भी होती है? अक्सर हम सोचते हैं कि ये ज़्यादा उम्र के लोगों में भी शायद आती होगी। इसके बारे में भी थोड़ा मैं चाहूँगी जागरूकता होनी चाहिए। और क्या इस समस्या को दवाओं से ठीक किया जा सकता है? क्या इसमें भी सर्जरी के विकल्प होते हैं, और अगर होते हैं तो किस तरह की सर्जरीज होती हैं? जी, आपने काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे हैं, मैं एक के बाद एक आंसर करने की कोशिश करूँगा। मिर्गी कोई भी एज पे हो सकती है, ये कॉमन है। जैसे डॉक्टर मंजरी बता रहे हैं, बच्चों में हो सकती है, क्योंकि डिपेंड करता है किस कारण के वजह से हो रही है। जैसे बच्चों में ड्यूरिंग टाइम ऑफ डिलीवरी हो सकती है, वो एक कॉमन कारण है। यंगस्टर्स में जो है हेड इंजरी के वजह से हो सकती है, किसी को सर में चोट लग गया उसके बाद मिर्गी के दौरे पड़ सकते हैं। हमारे देश में न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस करके एक है, जिसमें एक कीड़ा जाता है ब्रेन में। अगर हम सलाड्स खा रहे हैं, सलाड्स को अच्छी तरह, जो हमारे वेजिटेबल्स है इसको अच्छी तरह ना धो के या रॉ वेजिटेबल्स खा रहे हैं, उसके वजह से ब्रेन में एक कीड़ा जा सकता है, जिसकी वजह से मिर्गी की दौरे पड़ सकते हैं। ओल्ड एज में जब ब्लड सप्लाई कम हो जाता है ब्रेन में, इसको हम स्ट्रोक बोलते हैं, पोस्ट स्ट्रोक एपिलेप्सी हो सकता है। तो एज तो हर एक एज में हो सकती है, लेकिन लगभग ये यंगर पीपल में होता है, इसलिए ट्रीटमेंट करना ज़रूरी है। क्योंकि ये हम लोग जो देखते हैं पेशेंट, दे आर द यंग जनरेशन ऑफ आवर कंट्री। तो इनको अगर जाके अच्छी तरह ट्रीट, और ये ट्रीटेबल कंडीशन है, जी जी, अच्छी तरह ट्रीट करेंगे तो ये जाके एक यूजफुल सिटीजन आगे जाके फ्यूचर में बनेंगे। आपका दूसरा प्रश्न था कि माफ करिए, आपका दूसरा प्रश्न था कि क्या मिर्गी हर समय मेडिकल की बीमारी है या इसमें सर्जरी भी हो सकती है? जी। जैसे डॉक्टर मंजरी ने बताया, 75% to 80% दवाइयों से ही ठीक हो सकते हैं। लेकिन कुछ परसेंटेज होती है जो 20-25%, ये चाहे आप जितना भी दवाइयाँ दे दें, जितना भी चेंज कर लें, इसमें दवाइयाँ का इफेक्ट नहीं होता। इसको हम बोलते हैं ड्रग रेजिस्टेंट एपिलेप्सी, यानी दवाओं का असर ही नहीं होता उस पर। लेकिन हमें ये समझना चाहिए कि ये दवाइयों का असर पहले से ही नहीं है, ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जैसा नहीं है। जी जी, हम जब एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बोलते हैं, हमारा मतलब जो है कि आपने खूब सारे एंटीबायोटिक्स दिए हैं, उसने ठीक से काम नहीं किया, उसके बाद जाके दौरे पड़ रहे हैं। हाँ, लेकिन जो मिर्गी में होता है, ये पहले से ही मरीज ड्रग रेजिस्टेंट एपिलेप्सी होता है। इसका जो आउटकम परिणय ये है कि अगर मरीज को एक पहला दवाई कंट्रोल नहीं होता है तो 50% चांसेस है कि उसको ड्रग रेजिस्टेंट एपिलेप्सी है। दूसरा दवाई कंट्रोल नहीं होता तो ऑलमोस्ट 75 to 80-90% चांसेस है कि इसको ड्रग रेजिस्टेंट एपिलेप्सी है। जिस हालात में हमें और दवाइयाँ देने की सोचना नहीं चाहिए। जी जी, अक्सर हम देखते हैं कि मरीजों को 4 दवाइयाँ, 5 दवाइयाँ, 6 दवाइयाँ देते रहते हैं। कभी कभी नया दवाइयाँ शुरू करते हैं जिसके ज़रिए कुछ महीनों के लिए हल होती है, उसके बाद दोबारा दौरे आने लगते हैं। तो आजकल साइंस ने क्लियरली दिखाया कि ड्रग रेजिस्टेंट एपिलेप्सी 1-2 साल, मैक्सिमम 3-4 साल में पता चल जाता है। और जैसे ही पता चल जाता है, हमें सर्जरी के बारे में सोचना चाहिए। जी, देखिए, सर्जिकल प्रोग्राम हमारे देश में काफ़ी अच्छी तरह चल रही है। एम्स में हमने 5000 सर्जरी से भी ज़्यादा किए हैं और काफ़ी इफ़ेक्टिव हैं। लेकिन ये एक अम्ब्रेला टर्म है, इसमें बहुत तरह की सर्जरीज हो सकती है। इसीलिए हमारे देश में एपिलेप्सी सर्जरी सेंटर्स बनाना बहुत ज़रूरी है। ये इसके लिए इस कारण के वजह से, क्योंकि एक तो ये सर्जरी बहुत इफ़ेक्टिव है, इसका रिस्क जो है काफ़ी कम होता है जी, और सर्जरी के बाद काफ़ी चांसेस है कि मरीज को दौरे बिल्कुल रुक जाएंगे और वो जाके एक साधारण नागरिक बन सकता है, एक प्रोडक्टिव नागरिक बन सकता है। जी बिल्कुल। और सर, जैसे कि आप सेंटर्स की बात कर रहे हैं, तो मेरी जानकारी में लगभग अभी हमारे देश में 5 ऐसे सेंटर्स हैं मुख्य रूप से। जी, अगर देखें तो मेजर इंस्टीट्यूट्स में एपिलेप्सी सर्जरीज कर रहे हैं। एम्स में हम लोग कर रहे हैं जी, साउथ में निम्हांस में कर रहे हैं, बाकी सारे इंस्टीट्यूट्स भी है जहाँ पर भी एपिलेप्सी कर रहे हैं। लेकिन हमें एक फोकस्ड अप्रोच की ज़रूरत है, क्योंकि ये एक कॉम्प्लेक्स एरिया है। इसमें कुछ इजी सर्जरीज भी होती है, बहुत सारे कॉम्प्लेक्स सर्जरीज भी होती हैं। जी जी।
कुछ कॉम्प्लेक्स सर्जरीज में हमें तार भी डालने पड़ते हैं जिसके ज़रिए हम रिकॉर्डिंग करते हैं, देखते हैं कि ब्रेन में किस एरिया से दौरे ज़्यादा आ रहे हैं। इसीलिए एक फोकस्ड प्रोग्राम डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, जैसे आप फोकस प्रोग्राम्स की बात कर रहे हैं तो मैं डॉक्टर भावना के पास चलती हूँ जिन्होंने इस पर काफ़ी काम किया है। और मेरे पास जो जानकारी आ रही है मैम कि आपके यहाँ पर एपिलेप्सी मॉनिटरिंग यूनिट की शुरुआत की गई है, तो ख़ास तौर पर राजस्थान के जो वासी हैं उन्हें जयपुर में अच्छा इलाज मिल सकता है, अब उन्हें दिल्ली आने की, एम्स आने की आवश्यकता नहीं है। इसके बारे में क्या बताना चाहेंगे? मैं चाहूँगी कि ताकि जो दर्शक देख रहे हैं उन्हें पता चल जाए कि किस तरह की व्यवस्था हो रही है। जी हाँ अंजू जी, बिल्कुल। नई दिल्ली एम्स, श्री चित्रा केरला और मुंबई की तरह राजस्थान भी एपिलेप्सी सर्जरी की दिशा में धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। और अभी कुछ महीना पहले हमने एसएमएस मेडिकल कॉलेज के न्यूरोलॉजी विभाग में एपिलेप्सी मॉनिटरिंग यूनिट की स्थापना की। इस यूनिट का उद्देश्य सिर्फ ये है कि एपिलेप्सी सर्जरी की ओर भी राजस्थान की ओर से अपने कदम बढ़ाएं। और मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि इस एपिलेप्सी मॉनिटरिंग यूनिट की फंक्शनिंग बहुत अच्छी चल रही है। हमने काफी मरीज चिन्हित किए हैं जिनके दौरे ड्रग रेजिस्टेंट एपिलेप्सी है और 2-3 दवाइयों से रैशनल पॉलीथेरेपी से कंट्रोल नहीं हो रहे हैं। इन लोगों को सेलेक्ट आउट किया है। और एसएमएस के अंदर जो लीजनल सर्जरी होती है, जैसे ब्रेन में सपोज करिए कहीं पे कोई ऐसा विकार है जो सर्जिकली रेमेडिएबल है, तो वो तो हो रही है, पर धीरे धीरे हम लोग थोड़ी सी इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर रहे हैं ताकि हम लोग बाकी केसेस को भी राजस्थान में सॉर्ट आउट कर सके। और ऑफ कोर्स अभी तक हमें हमेशा एम्स और श्री चित्रा मुंबई वगैरह से काफी मदद मिली है राजस्थान मरीजों की एपिलेप्सी सर्जरी के लिए। परंतु मुझे लग रहा है राजस्थान भी धीरे धीरे अपने कदम इस दिशा में बढ़ा रहा है और मुझे उम्मीद है कि अगले 1 या 2 वर्षों में राजस्थान के मरीजों को ये सुविधा राजस्थान में ही मुहैया हो पाएगी। जी, बहुत बहुत बधाई मैम आपके लिए भी, आप इस दिशा में काफ़ी अच्छा काम कर रही हैं और हमारे माध्यम से ज़्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुंचे ताकि वो जो ट्रीटमेंट गैप की बात कर रहे थे सर वो ना रहे और सही समय पर सही इलाज उन्हें मिल सके। अब मैं सर आपसे जानना चाहूँगी कि एक तो बात हुई कि किस तरह की सर्जरीज हमारे देश में हो रही हैं और इस दिशा में हम काफ़ी अच्छा कार्य कर रहे हैं। इसके अलावा हम ये भी देख रहे हैं कि दिल्ली में भी काफ़ी गर्मी बढ़ रही है, बहुत ज़्यादा तापमान बढ़ रहा है। तो एक बार मुझे लगता है इस पॉइंट को टच करना बहुत आवश्यक है। हालांकि शुरुआत में हमने थोड़ा इस पर डिस्कस किया, लेकिन आप दोनों एक्सपर्ट अभी यहाँ पर हैं, तो कुछ और हमारे दर्शकों को इस पर आप टिप्स देना चाहें या फिर कुछ सावधानी बरतने के लिए कहें? गर्मी की वजह से देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जिनको दवाइयाँ चल रही हैं किसी भी बीमारी की, स्पेशली अभी तो हम मिर्गी के बारे में बात कर रहे हैं, तो अगर आप पढ़ेंगे हर दवाई पे लिखा होता है कीप इन कूल प्लेस जी। और इतनी गर्मी, इतनी भयानक गर्मी में मरीज़ अगर दवाई बाहर रख रहे हैं और गर्म जगह पे रख रहे हैं तो दवाई की जो पोटेंसी है वो गिरेगी। सिर्फ दवाई नहीं, चाहे इंजेक्शन हो चाहे वैक्सीन हो, अगर गर्म एनवायरनमेंट में रखा जाएगा तो उसकी एफिकेसी या पोटेंसी कम होगी, जिसकी वजह से हो सकता है पूरे सिम्टम्स को फ़ायदा ना हो। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि दवाइयों को सही से स्टोर किया जाए ठंडी जगह पे जी। चूँकि गर्मी है और गर्मी में डिहाइड्रेशन होता है, डिहाइड्रेशन की वजह से शरीर में जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं उनका भी इम्बैलेंस होता है और उसकी वजह से भी दौरे पड़ सकते हैं। हीट रिलेटेड स्ट्रेस, एग्जॉशन, उसकी वजह से भी दौरे पड़ सकते हैं। तो गर्मी में बहुत ज़रूरी है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा घर के अंदर रहें और अगर बाहर जा रहे हैं छाता लेके जाएं और पानी खूब पिए या लस्सी पिए या फिर नारियल पानी पिए, ताकि हम इस हीट एग्जॉशन और उसकी रिलेटेड स्ट्रेस को फेस ना करें। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए हीट वेव्स चल रही हैं अभी भी, हालांकि मानसून ने दस्तक दे दिया है, लेकिन और ख़ास तौर पर उत्तर भारत में भी पहुंचने में समय है। तो तब तक आप इस गर्मी से अपने आप को सुरक्षित रखें, चाहे आपको ये समस्या है या नहीं है। लेकिन तब भी जब तापमान बहुत ज़्यादा होता है तो बहुत तरह की समस्या हर एक व्यक्ति के ऊपर देखने को मिलती हैं, प्रभाव पड़ता है। तो हाइड्रेटेड रहें, जैसा कि मैम ने बताया कि अलग अलग तरह के पेय पदार्थों को आप अपने दिन भर में शामिल करें और बहुत आवश्यक हो तभी आप 12 से 3 बजे के समय पर बाहर निकलें। ये विशेष तौर पर हमारे हेल्थ विभाग की तरफ से भी कहा गया है कि 12 से 3 बजे का जो समय है उसे थोड़ा आप अवॉइड करें अगर आप कर सकते हैं, और अगर नहीं कर सकते तो सावधानी ज़रूर बरतें।
अब मैं आपसे जानना चाहूँगी कि एक हमारी दर्शक हैं, उनका भी ये सवाल आया है ईमेल के ज़रिए, और साथ ही मेरा भी ये सवाल था, मैं इस पर आती है आपके पास। ये दर्शक है मीरा शुक्ला हैं, जिन्होंने कोडरमा झारखंड से भेजा है सवाल। ये कहती है मिर्गी की दवा का कोर्स 3 साल इसमें हो गया है, लेकिन अभी तक किसी तरह का फ़ायदा नहीं हो पा रहा है, और क्या वो दवा छोड़ दें? देखिए, ये बहुत ज़रूरी है कि पहला सवाल उठेगा कि ये सही से मिर्गी ही है या और कोई बीमारी है। कहते 3 साल का कोर्स होता है इसका। नहीं, तो मिर्गी जैसी बहुत बीमारियां होती हैं, तो पहले हमको एक कदम पीछे लेके देखना पड़ेगा, ये मिर्गी की ही बीमारी है या और कोई है जिसकी वजह से दवाई का असर नहीं हो रहा। दूसरा है, जो दवाई है वो उनके वजन अनुसार चल रही है या कम चल रही है। और तीसरा है कि अगर एक दवाई नहीं काम कर रही है तो 2 दवाई दी जाती है, और 2 दवाई फिर उतने ही डोज में दी जाती है जितना उनका वजन है। फिर भी अगर दौरे पड़ते जा रहे हैं तो हम इसको ड्रग रेजिस्टेंट एपिलेप्सी बोलते हैं। अब ड्रग रेजिस्टेंट एपिलेप्सी के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि वो स्टेट लेवल हॉस्पिटल या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल जैसे एम्स दिल्ली, वहाँ पे आएँ और वहाँ पे जांच हो कि इनके मिर्गी के दौरे कहाँ से उत्पन्न हो रहे हैं। इसके लिए बहुत सारी जांचें होती हैं, जैसे एम्स दिल्ली में एपिलेप्सी मॉनिटरिंग यूनिट में पता लगाया जाएगा कि इनके दौरे कहाँ से शुरू हो रहे हैं, अगर ये दौरे हैं। उसके अलावा एक बहुत एडवांस्ड जांच है जो हमारे देश में सिर्फ 2 सेंटर्स में है, जिसको हम मैग्नेटोएन्सेफेलोग्राफी बोलते हैं, और ये ब्रेन के जो टोटल एरिया है 306 इलेक्ट्रोड से नापती है और उससे पता लगाती है वेरी एक्यूरेटली कि दौरे कहाँ से पड़ रहे हैं। अगर दौरे एक ही जगह से पड़ रहे हैं और 2 दवाई फेल हो चुकी हैं तो समस्या का हल फिर एपिलेप्सी सर्जरी ही है। बिल्कुल। तो ये तो बात हुई कि आमतौर पर जो ये एपिलेप्सी सर्जरी है वो किन स्थिति में करनी चाहिए या फिर किस तरह से आपको जागरूक रहने की आवश्यकता है। मैम, हमने महिलाओं का पॉइंट भी टच किया, ख़ासतौर पर जो प्रेगनेंसी में जाना चाहती हैं, जो माँ बनना चाहती हैं। लेकिन एक और बहुत ही सेंसिटिव कह सकते हैं विषय है बच्चों का। अक्सर हम देखते हैं कि स्कूलों में बच्चों को चक्कर आ जाते हैं या फिर बच्चों में ऐसी समस्या होती है तो अभिभावक बिल्कुल हाथ पैर छोड़ देते हैं, वो समझ ही नहीं पाते वो क्या करें। उन्हें किस तरीके से बच्चों को लेकर के किस तरह की सावधानी बरतनी चाहिए। और सर आगे मैं आपसे जानना चाहूँगी कि क्या ये बीमारी, जैसे आमतौर पर लोग सोचते हैं कि ये तो हो गया तो मतलब पूरे जीवन भर रहेगा, तो क्या ये लाइलाज है या फिर इसे ट्रीट किया जा सकता है? मैम पहले देखिए, हर स्कूल के हेल्थ मैनुअल में 2 पेज मिर्गी का है। ये हम ही लोगों ने कार्य करके डलवाया है। उसमें डूज एंड डोंट्स, अगर कोई बेहोश हो रहा है तो उस समय क्या करना है। तो कोई भी बेहोश हो रहा है, चाहे वो मिर्गी हो चाहे ना हो, तुरंत उसको लिटा देना चाहिए। ये उसको खड़ा रख के, टेढ़ा करके, मेढ़ा करके ऐसे नहीं। ऐसे कहते जूते सुंघाए, चम्मच मुंह में डाल दे, बेलन डाल दीजिए, ऐसी चीजें तुरंत उनको लिटा देना चाहिए। उसके बाद जो है एक करवट देके साइड में कर देना चाहिए, और अगर बहुत टाइट कॉलर है तो उसको थोड़ा लूज कर देना चाहिए और टाइम देख लेना चाहिए। अगर हाथ पैर हिल रहे हैं तो 2 मिनट से कम हिल के बंद हो जाते हैं। अगर 5 मिनट से ज्यादा हिल रहे हैं फिर उसको स्टेटस एपिलेप्टिकस बोलते हैं, वो एक इमरजेंसी सिचुएशन होता है, अस्पताल ले जाना चाहिए। कोई जूता सुंघाने की जरूरत नहीं है, कोई प्याज लाने की जरूरत नहीं है, कोई चाबी पकड़ाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दौरे अपने आप 2 मिनट के अंदर बंद हो जाते हैं जी। तो ये गलत फहमी है, और जितना टाइम आप जूता ढूंढने में लगेंगे उतना टाइम आप वीडियो बनाने में लगाइए। और अगर इमरजेंसी दवाई मौजूद है जो हम नाक से देते हैं, हमारे देश में उपलब्ध है वो, तो नाक से अगर स्कूल का जो नर्स है या डॉक्टर है उतनी डोसेज में दे पाए तो दौरे अपने आप बंद हो जाएंगे उस दवाई के साथ। जी सर, क्या ये बीमारी जड़ से ख़त्म की जा सकती है? बिल्कुल की जा सकती है, दवाइयाँ भी बिल्कुल बंद हो सकती हैं, लेकिन ये अंडर एक्सपर्ट गाइडेंस होनी चाहिए, क्योंकि एपिलेप्सी जो बोल रहे हैं ये एक अम्ब्रेला टर्म है। इसमें बहुत सारे सिंड्रोम्स होते हैं। और सर यहाँ ये भी मैं जानना चाहूँगी, इसे बीमारी हम कहें कि या वाकई में बीमारी है ये पूरी तरह से? जी, बीमारी तो है, लेकिन इसमें बहुत सारे सबसेट्स भी हैं और अलग अलग सबसेट्स के लिए अलग अलग ट्रीटमेंट होती हैं, अलग अलग दवाइयाँ होती हैं। कुछ सिंड्रोम्स हैं जो बहुत ही अच्छे हैं जिसमें दवाइयाँ बिल्कुल बंद कर सकती हैं, कुछ सिंड्रोम्स हैं, कुछ सबसेट है जिसमें दवाइयाँ हो सके पूरा ज़िंदगी भर देने की ज़रूरत है, कुछ हैं जिसमें ऑपरेशन करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसीलिए एक्सपर्ट गाइडेंस की बहुत ज़रूरी है। हम अक्सर ये देखते हैं कि हमारे पास मरीज आते हैं
दौरे पड़ रहे हैं, हमने देखा कि गलत दवाइयाँ मिल रही है। जी जी। तो जैसे ही हम प्रॉपर दवाइयाँ शुरू करेंगे तो दौरे बिल्कुल एकदम रुक बिल्कुल, जाते तो सही इलाज होना बहुत आवश्यक है, ये बहुत ज़रूरी है। अब डॉक्टर भावना के पास चलते हैं। मैम, बिल्कुल कार्यक्रम अब समाप्त करने का समय है, तो मैं चाहूँगी कुछ और आप जानकारी या फिर कुछ टिप्स हमारे दर्शकों को देना चाहेंगे कम शब्दों में। देखिए, मैं यही कहना चाहूंगी कि जैसे कि डॉक्टर शरद चंद्रा ने बोला कि कोई भी बीमारी है उसकी दवाई जिंदगी भर चलनी है या कुछ साल चलनी है, इसको लेके कोई टेंशन नहीं करनी चाहिए। जब हम बीपी शुगर की दवाई जिंदगी भर ले सकते हैं तो कुछ मरीज जिनको जरूरत बिल्कुल, यानी आपका नजरिया पॉजिटिव होना बहुत बहुत ज़रूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर भावना हमारे साथ जुड़ने के लिए, आपने समय निकाला और हमारे दर्शकों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी। डॉक्टर चंद्रा आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, डॉक्टर मंजरी आपका भी। तो दोस्तों, हमें पूरी उम्मीद है कि आज जो हमने आपको इस समस्या के बारे में जागरूक करने का प्रयास किया है उससे आपको ज़रूर लाभ होगा और आप ज़रूर जागरूक होंगे। और इस तरह की अगर कोई भी समस्या आती है तो आप समझ चुके हैं कि आपको उन सिचुएशंस में क्या करना है। पिछले सप्ताह पटना से हमारे पास कुछ सवाल आए हैं, उनके बारे में आपको बता दें। 22 वर्षीय आभा सिंह ने हमसे पूछा है कि उनकी माँ को लंबे समय से माइग्रेन की समस्या है, जिसके कारण से वो काफ़ी परेशान रहती हैं। तो देखिए, पटना से हमारे पास सवाल आया है। इसी तरीके से फिरोज़ापुर से हमारे पास एक और सवाल आया है, जिसमें जाहिरा खान की समस्या ये है कि उन्हें हर शाम अचानक सीने में दर्द होने लगता है और पसीना भी आता है। बहुत जल्द ही हम दर्शकों आपको बता दें कि इन समस्याओं को विशेषज्ञों के समक्ष रखेंगे, जिसकी सूचना आपको कार्यक्रम से 2 दिन पहले टेलीविजन माध्यम से मिल जाएगी। और अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं swasthkisanlive@gmail.com। तो हमने आपको बताया कि कैसे किसी भी समस्या को समस्या मानकर अगर आप आगे चलेंगे तो उसका समाधान नहीं ढूंढ पाएंगे। समस्या के बारे में जागरूक रहना, सही समय पर सही इलाज होना, उस समस्या के लक्षणों को जानना बहुत आवश्यक है। और हमें पूरी उम्मीद है कि आज का कार्यक्रम आपने बहुत ध्यान से सुना होगा। हमारे जो विशेषज्ञों ने जानकारियाँ दी हैं उन पर आप गौर करेंगे। और इसके अलावा सभी से हम कहना चाहेंगे कि देखिए, गर्मी बहुत है, तापमान बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, तो आप अपने स्वास्थ्य का ज़रूर ध्यान रखें, चाहे मिर्गी की समस्या हो या ना हो। जो हेल्थ विभाग की तरफ से एडवाइजरी जारी की गई है उसको ध्यान में रखकर अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मंगल रहें, यही हमारी कामना है। स्वस्थ किसान के अगले अंक में एक नए विषय के साथ, कुछ और विशेषज्ञों के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।